देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्टर बेस्ड पार्टी है और भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी जनबल बाहुबल का इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग विचार के बल से इतना बड़ा विचार प्रवाह हमारा हमको लगता है कि चुनाव तो बिहार में एक महज रस्म अदायगी भर है। हम चुनाव बाद सरकार में आएंगे, सरोकार में तो हम जब सरकार में नहीं होते, पाप में पुत्र का कोई योगदान होता नहीं। तो तेजस्वी जी के पास जो उनके पाप की कमाई हुई धन है, जो दौलत है, जो संपत्ति है, जिसके लिए उन पर रोज नोटिस हो रहा है, कम से कम उसको तो त्याग दें। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज भारत। आइए नजर डालते हैं सिवान और उसके आसपास की एक्सक्लूसिव खबर पर। हर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय पैनलिस्ट धनंजय गिरी एक निजी कार्यक्रम को लेकर अपने पैतृक गांव सारण छपरा जिला के दाऊदपुर स्थित बलुखड़ा गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। वहीं मांझी विधानसभा के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने टाल मटोल कर जवाब दिया। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव में मांझी विधानसभा सीट से धनंजय गिरी की चुनाव लड़ने की चर्चा लोगों के बीच खूब हो रही है। आपको बता दें कि धनंजय गिरी बेबाकी से अपनी बात टीवी चैनल पर डिबेट के क्रम में रखते हैं। यहाँ पर वो विपक्ष को करारा जवाब देने और अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वो बेहद बेबाक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि हर राजनीतिक दल उन्हें अपने पास रखना चाहेगा। इसके बावजूद यदि वो बीजेपी में बने हुए हैं तो इसका कारण बीजेपी की मूल नीतियों और उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी समझ है। ऐसे में क्षेत्र के लोग कयास लगा रहे हैं कि युवाओं के हृदय पर राज करने वाले धनंजय गिरी को पार्टी की तरफ से मांझी सीट की जिम्मेदारी मिल सकती है। क्षेत्र के बहुत से लोग आज भी ये महसूस करते हैं कि धनंजय गिरी यदि इस क्षेत्र के विधायक होते तो इस क्षेत्र की स्थिति निश्चय ही बिल्कुल अलग होती। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। वो भीड़ में भी अलग काबिलियत रखते हैं। वो देश की नब्ज को पहचानते हैं, तो इस क्षेत्र के नब्ज भी उनसे अछूती नहीं है। उनकी खासियत भी ये है कि वो इतने विद्वान होने के बावजूद अपनी काबिलियत को किसी पर थोपते नहीं हैं। उनका व्यवहार बड़ा सहज और सरल होता है। तो आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ खास कहा है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय गिरी ने मीडिया से बातचीत के क्रम में। लेकर क्या लगता है बिहार में बीजेपी कितना अपना पार्टी को मजबूत कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार में गठबंधन की बदौलत ही सरकार चला पा रहे हैं, तो इसमें किस तरह से देख रहे हैं, बूथ स्तर से लेकर जिले लेवल पर किस तरह से मजबूत अपनी पार्टी को देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्टर बेस्ड पार्टी है और भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हम किसी के बल पे नहीं, अपने वैचारिक बल से बने। न हम धनबल जनबल बाहुबल का इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग विचार के बल से इतना बड़ा विचार प्रवाह हमारा हमको यहाँ तक लेकर आया है और उसी वैचारिक बल के बदौलत हम ये उम्मीद करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, ये और बड़ी और मजबूत और सशक्त और समर्थ और सबल और जन सरोकारी सरकार बनेगी। हम और भी मजबूती के साथ सरकार में आएंगे और हमको लगता है कि चुनाव तो बिहार में एक महज रस्म अदायगी भर है। हम चुनाव बाद सरकार में आएंगे, सरोकार में तो हम जब सरकार में नहीं होते हैं तब भी होते हैं। आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, जब दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व में के माने हुए नेता नरेंद्र मोदी जी ने जब खुद मन से बिहार में नीतीश जी को बिहार का लाडला मुख्यमंत्री कहा है, तो मैं एक सामान्य कार्यकर्ता इस पर क्या कह सकता? नहीं, लाडला बोले हैं, लेकिन अभी इस पर मुख्यमंत्री फेस पे भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है कि नीतीश कुमार जी के फेस पे ही चुनाव लड़ा जाएगा या चुनाव बाद उनको मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को पेश किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं इस सवाल पूछने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप ये मान के चल रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और जहां तक जब पार्टी नेतृत्व ने यह तय कर दिया है, जब ऊर्जा के पुंज, अहरनी सक्रियता के आलोक स्तंभ, नवाचार के नव अभियान और सूचिता के प्रतिमान और राजनीति के नए प्रतिमान गढ़ने वाले नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत ने कह दिया कि नीतीश के नेतृत्व में हम बिहार में थे, हैं और आगे भी हम रहेंगे, तो फिर हम महागठबंधन का आरोप है कि आप लोग बाबाओं के मदद से चुनाव जीतना चाहते हैं। और हाल ही में अभी बागेश्वर धाम के जो बाबा बिहार पहुंचे हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार पहला हिंदू राज्य बनेगा। तो क्या इस तरह का तुष्टिकरण की राजनीति बीजेपी करना चाहती है क्या बिहार में? बिल्कुल, हम लोग तुष्टिकरण की राजनीतिकरण कभी किए ही नहीं। हम संतुष्टिकरण की राजनीति किए। हमने कभी किसी का अपीजमेंट के पॉलिटिक्स नहीं किया। देख, समाना था कि जब लालू यादव ने कहा था कि ललुआ खाएगा हलुआ और फलाना खाएगा बलुआ, तो वो तुष्टिकरण है, वो किसी पर डायरेक्ट अटैक है। अगर हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व को आपको समझना होगा। वाजपेयी जी की कविता है कि बोलो रामकृष्ण के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया।
कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया? कोई बताए जाकर काबुल में कितनी मस्जिद तोड़ी? भूभाग नहीं, सत मानव के हृदय जीतने का मेरा निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू मेरा। तेजस्वी यादव तो आप लोग आरक्षण चोर बता रहे हैं। तेजस्वी यादव को तो उनके आज से करीब 3000 साल पहले बिहार में एक शख्स हुआ, उसका नाम था उंगली मार, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम था अहिंसक। उसी तरह से बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, लेकिन उसने किया क्या? दूसरे के नौकरी के नाम पर जमीन, मकान, दुकान, घर द्वार, परिवार, गहना गुड़िया सब उसके गर्दन में लटका हुआ है। तेजस्वी यादव जितनी उम्र के हैं उसके दुगना केस उन झेल रहे हैं दूसरे की संपत्तियों को हड़पने का। तो तेजस्वी यादव अगर चोर कहते तो मैं नहीं कहना चाहता हूं कि उनके पिताजी पर पांच मामलों में उनके पिताजी सजा याफ्ता है, और देश की सुप्रीम कोर्ट ने मुहर मारा है कि आपने कुर्सी पर बैठ करके चारा के नाम पर खजाना चोरी किया। चारा चोर के सजा याफ्ता जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं जो अभी आपके पार्टी से मंत्री बने, उस पर क्या कहिएगा? बोलिए। देखिए, ऐसा है कि उनके पिताजी को सजाए हुए थे चारा चोर के मामले में, और उनके बेटे के आपकी पार्टी मंत्री बनाई। नहीं, हम तो तेजस्वी जी से भी आरोप वापस करने को तैयार हैं, लेकिन इस देश ने हिरण्यकश्यप का दोष प्रहलाद को कब दिया है? अगर आप पिता की विरासत से और पिता की सियासत से स्वयं को अलग कर लेते हैं तो आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। हिरण्यकश्यप का आरोप प्रहलाद पे कभी नहीं लगा इस देश में। बाली का दोष कभी अंगद को नहीं लगा। लेकिन आप पिता का लालटेन अगर इस देश के लीलालोक लूट को आगे बढ़ाएंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आप युवा हैं, तेजस्वी युवा हैं, अपना तेज दिखाएं, अपने पिता का नाम हटाएं, अपनी उस लालटेन को फोड़ दें और युवाओं को जोड़ लें। हम उनका कभी विरोध नहीं करेंगे। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, और हिंदुत्व में सबसे महान ग्रंथ गीता को माना गया है। गीता में श्री कृष्ण भगवान बोले हैं कि क्षमा अगर गलती होती है, क्षमा अगर मांग लिया जाता है तो माफ कर देना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी खुद बोल रहे हैं कि मुझसे, हम लोगों के परिवार से जो गलतियां हुआ है उसका सजा हमें जनता ने दे दिया। अब हम क्षमा मांगते हैं, फिर से हमें जनता चांस दे और हम बिहार के विकास करेंगे। जैसे माई बहन सम्मान योजना उन्होंने लागू किया, 1500 रुपया पेंशन देने की बात की, 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की। ये सब योजना देखिए, तेजस्वी जी को सबसे पहले ये चाहिए कि पिता के पाप में पुत्र का कोई योगदान होता नहीं। तो तेजस्वी जी के पास जो उनके पाप की कमाई हुई धन है, जो दौलत है, जो संपत्ति है, जिसके लिए उन पर रोज नोटिस हो रहा है, कम से कम उसको तो त्याग दें। जो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हमसे जमीन ये लिखवाया फलाना नौकरी देकर, तेजस्वी जी को चाहिए पहले उस धन को रिटर्न करें और तब कहें कि नहीं, देखिए मैंने अपने पाप धो दिए, मैंने अपने बाप के पाप से मुक्ति पाली, अब मैं इससे मुक्त हूँ। उनको पहले उस धन को लौटा देना चाहिए। और तेजस्वी जी विपक्ष में रह करके इस तरह की बातें करते। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं तो वहीं बैठा था, हमारे बंधुओं से चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि देश दुनिया और तमाम चीजों पर समसामयिक बातों के लिए आ गए। तो ये तो भाई सोने की लंका जीतने के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि अपनी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। तो हम भी अपने बिहार में राजद जब भी सरकार में आती है, राजद जब भी सरकार में आती है नीतीश कुमार के साथ, तो तुरंत आप लोग उस पर हावी हो जाते हैं कि जंगल राज हो गया, महाजंगल राज हो गया। आज एनडीए की सरकार है, आप नीतीश कुमार के साथ हैं, और कल तनिष्क ज्वेलरी लगभग 22 करोड़ का इतना बड़ा लूट बिहार में हो रहा है, और आए दिन इस तरह की घटना लगातार घट रही है। तो इस पे आप लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? देखिए, सरकार के इंटेंशन पर सवाल होता है। तेजस्वी जी जब वोट लेते हैं तो उनके कानून मंत्री फरार हो जाते हैं कानून से। 2 मंत्री 4 मंत्री उनके, जिन पर अनेकों ने केस है, 78% उनके मंत्रियों पर केस थे। बहुत से मंत्री तो मंत्रालय का मुंह भी नहीं देख पाए। तो जब उनके पास दागी मंत्रियों की एक श्रृंखला होती है, और किसी दुर्घटना का होना गलत है, लेकिन उस दुर्घटना पे सरकार क्या इनिशिएटिव लेती है, उसको कैसे रोकती है, उस पर कितना तत्काल कार्रवाई करती है, और कानून के रास्ते में हम बाधा नहीं बनते। अब तो उनके अपने परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अपहरण का डील क्या तो सीएम हाउस में बैठ के होता था। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी में कोई दागी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। दाग किसी पर लगा हुआ है और फिर किसी पर कोई आरोप चल रहा है, तो जब तक कोर्ट से द्वारा वो सजा नहीं हो जाती है तब तक हम उसको नहीं मानते। ये तो कानून कहता है। और अगर कोई सजा हो गई हो किसी को और भाजपा में हो तो मुझे बता दीजिए। अच्छा सर आपका एक स्टेटमेंट है सर कि ललटेन से चित्कार पैदा हो रही थी जब लालू जी की सरकार थी, तो और अभी एनडीए की सरकार है, रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही है, रोज मर्डर हो रहा है। अभी जलालपुर में हमारे यहाँ से 5-6 किलो या 10 किलोमीटर की दूरी पर
आज मर्डर हुआ है 3-4 रोज पहले नालंदा की घटना है जो और बेटी के सर, पैर आप कहते कि आरा में 25 करोड़ की एक जुर्ली से लूट हुई है, तो ये कौन सा सर ये देखिए, दुर्घटनाओं का होना दुखद है, लेकिन उसमें सरकार का सुस्त होना उससे भी ज्यादा दुखद है। लेकिन अगर दुर्घटनाएं कहीं हो रही है और सरकार और उसकी पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्ती से मुस्तैदी से अगर उस पर कार्रवाई त्वरित कर रही है, तो ये सरकार का सरोकारी स्वरूप सामने आता है। लेकिन अगर कहीं घटना सरकार के इशारे से जो घटती थी, और हमने नहीं कहा था, तो हाईकोर्ट ने कहा था इट सीम्स इट्स जंगल राज इन बिहार। वो एक अलग दौर था जब गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजते रहती थी बिहार में, जब अपराधी कपार बात दिन दहाड़े कपार में गोली मार देते थे, जब अस्पताल नहीं थी, अस्पताल थे नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, तो अस्पताल तक जाने के लिए सड़क भी नहीं थी, और सड़क गड्ढों में सड़क थी, तो जो मरीज अस्पताल तक पहुंच भी नहीं सकता था। और दूसरी बात, बिजली की जरूरत इसलिए नहीं थी कि उनके चुनाव चिन्ह ही ललटेन था। मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि बिहार को ललटेन और लालटेन से बचाना बेहद जरूरी काम है, आपका हमारा सबका दायित्व है। और शिक्षा की बात करें तो होती अगर लालू यादव और राबड़ी देवी को शिक्षा की सदीक्षा, तो अपने बच्चे भी पास कर जाते। शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, आपकी मध्य प्रदेश में लगातार 15-20 वर्ष से सरकार, वहाँ 85% हायर एजुकेशन में टीचरों की नियुक्ति नहीं हो रही, सारी सीटें खाली हो रही है। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं कि हम शिक्षा पे बात करते हैं? आपकी मध्य प्रदेश की सरकार की ये व्यवस्था है कि वहाँ टीचर नहीं है यूनिवर्सिटी में। देखिए, अगर कहीं नियुक्तियां नहीं हुई हैं तो उसको भरा जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। हर जगह कमियां हैं, लेकिन कमियों को दूर करते हम लगातार यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, मेडिकल की सीटें, तो मेडिकल कॉलेज जिस तरह से लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, IIT, एम्स, मेडिकल इस ढंग से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कितने एम्स खुल गए आपकी सरकार में? पहले 7 थे, अब 24 हो गए, 3 गुना से ज्यादा हम लोगों ने बढ़ाया। सारे इंस्टीट्यूशन में टीचर की पोस्टें खाली पड़ी हुई है। देखिए, इसका सारे इंस्टीट्यूशन में टीचर पोस्ट हम लोग दूसरी बात बहुत सारे बना रखे। दूसरी बात, ओबीसी रिजर्वेशन की जब बात होती है तो NFS एक नया टर्म आया है, ओबीसी की सीटें नहीं भरी जा रही है। कहती है, मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी का बेटा हूँ, और यूनिवर्सिटी में जब बहाली होती है ओबीसी का बेटा है, जब भाईवा देने जाता है तो NFS कर देता है, नॉट फॉर सुटेबल। उस पर सरकार खामोश है। देखिए, ये तो आप मानेंगे कि शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक सुटेबल कैंडिडेट का चयन हो। लेकिन जो आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो पिछड़ों के प्रणेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ों का जो विकास हुआ है, जो पिछड़ों के लिए अलग से आयोग बना है। पहली बात, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया हम लोगों ने। इसके पहले वो एक सिर्फ आयोग के रूप में था, अब उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, एम्पावर्ड किया गया है उसको। पिछड़ों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई है, हमने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है। हमने जो सम्मान पिछड़ों का हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, न भूतो न भविष्यति। लेकिन इसी सरकार में NFS आया है। सर, क्या लगता है कि मुफ्त की राबड़ी जो दिल्ली में चली वो सिवान में काम आएगी? जिस तरह से बिजली फ्री देने की योजना जो चल रही है, माई बहन योजना, क्या लगता है वो दिखेगा असर? देखिए, मैं एक बात निजी तौर पे भी मानता हूँ कि जरूरतमंद को देने में कोई दिक्कत नहीं, वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है। दुनिया के जितने विचारक हुए, मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैक्सवेल हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये जूनियर मार्टिन किंग, या आज सावित्रीबाई फुले का भी जन्म दिवस है। इन जितने लोगों ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अब महात्मा गांधी हुए विचारकों ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति की चिंता की है। तो जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसको अगर जरूरतमंद को देना, नीड बेस कभी बुरा नहीं, लेकिन ग्रीड बेस देना तो गलत एनी टाइम है। सर, चर्चा है कि मजबूती के साथ चुनावी मैदान में सर मांझी से चुनाव लड़ सकते हैं, और जिस तरह से चर्चा हो रही है, और जो दिल्ली में देखा गया कि मुफ्त की राबड़ी खासकर वहां पर वो चर्चा का विषय बना हुआ कि, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने शुरू किया मुफ्त का बिजली, तो कांग्रेस और बीजेपी को भी देना पड़ा। लगता है बिहार में भी शुरू होगा ये? नहीं, आपके 2 सवाल इसमें कोलिज कर रहे हैं। एक मांझी का सवाल है, एक मुफ्त का। मांझी के क्या मांझी से चुनाव लड़िएगा इस बार? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, मांझी कौन होगा ये तो मांझी तय करेगा, लेकिन मांझी का मांझी वो होगा जो मोदी के सपनों का मांझी बनाए, जो मांझी को आगे लेकर के जाए, जो मुकम्मल मांझी बनाए, जो इसका विकास कर पाए, इसको आगे बढ़ाए। कैंडिडेट पे चुनाव होता है या मोदी प्रधानमंत्री पे चुनाव होगा? देखिए, ऐसा है ना कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व आज इतना बड़ा हो गया, उन्होंने खुद को गढ़ा है, इतनी शिद्दत से गढ़ी है मैंने अपनी शख्सियत कि लोग पता पूछ कर आते हैं। तो नरेंद्र मोदी का शख्सियत नाम ही काफ़ी है, नाम में वो जादू है कि आप कहीं भी किसी के पास चले जाइए। एक ऐसा व्यक्तित्व है, इतना बड़ा उन्होंने विराट व्यक्तित्व खड़ा किया है, उनके नाम पर लोग को लगता है कि नहीं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जेडीयू के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा बिहार में। देखिए, मैं बिहार की चुनाव। और आपका एक और सवाल है, आप बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो फिर नीतीश कुमार की क्यों जरूरत? तो हम अब तो नीतीश कुमार से छोटी पार्टी हमारे पास एलजेपी भी है, हम भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। इसलिए तो कह रहे दुनिया के सारे विचारकों का सार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या दिया,
मोदी एक मंत्र है जिस पर आने वाली पीढ़ियां मंत्रणा करेंगी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी साथ में लेकर के चलना है। हम बड़ा छोटा का भेद करते ही नहीं है, हम बड़ा भाई छोटे भाई का कोई भेद ही नहीं, सब एक जैसे हैं, सब हमारे साथ। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं तो जंगल आ जाता है, और नीतीश कुमार जी जब आ जाते हैं बीजेपी के साथ तो क्या उन्हें वॉशिंग पाउडर लगाकर धो दिया जाता है? कहते हैं ना कि संगत से गुण होते और संगत से गुण जात। दिक्कत नीतीश कुमार जी तो लालू जी के साथ भी रहे, और नीतीश जी खुद कहते हैं कि लालू जी को मैंने गढ़ा है, मैंने बनाया है। लेकिन आप एक समय के बाद, एक सीमा के बाद अगर आप उस तरह की चीजें स्वयं को संलिप्त हो जाते हैं, मैं कहता हूं कि वो दर्ज हो ही नहीं सकता है किसी FIR में जो लालू ने रह के लूटा है सरकार में। वो क्या है? दलितों, वंचितों, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के सपने हैं। उनकी आंखों में एक सपना जगा था कि एक मसीहा आया है जो हमारे लिए कुछ काम करेगा। लेकिन वो क्या किए? वो सब कुछ उन्होंने परिवार के लिए, अपने लिए, पत्नी के लिए, सालों के लिए, बेटी के लिए, बेटा के लिए, फिर बेटा के लिए, फिर बेटी के लिए। तो ये परिवार से बाहर भी निकलिए। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं संघर्ष से गुनाहत है, संघर्ष से गुंजाहत। मैं कह रहा हूँ कि जे रही उत्तम प्राकृतिक करी सकत कुसंग चंदन बीस व्यापक नहीं लिपटत रत भुजंग। तो क्या नीतीश कुमार जी वहां जाते हैं तो मतलब आप संघत वाला बात कर रहे हैं, और यहाँ आते हैं तो जे रही उत्तम प्रकृति की बात? लेकिन नीतीश जी ने इसको डिटेल में 2 बार खुद ही परिभाषित किया। उन्होंने कहा, देखिए असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। आप हमसे असहमत हैं लेकिन हमारे साथ हैं, ये डेमोक्रेसी है और इसी को हम लोग जीते हैं। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। नीतीश जी हमसे कभी असहमत हुए, चले गए। जब उनको लगा कि नहीं ये सुधरने वाले नहीं है, वापस आए। तो हम असहमतियों का ही उतना सम्मान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़े विशाल हृदय का दल नहीं कर सकता है। वी आर फुली डेमोक्रेट तो नहीं है, ये तो पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ पद होता ही नहीं है। यहाँ तो जनता सर्वोपरि है। जनता अगर चाहती है कि अगर आप चुनाव लड़े तो पार्टी में बात करेंगे अपने लिए। पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ पार्टी को पता होता है, वो उनके पास अनेक आंखें देखने के लिए जनता के मन में क्या ये भी पार्टी पढ़ लेती है और पार्टी ये तय करती है। भारतीय जनता पार्टी में पद होता ही नहीं। हम लोग तो दायित्व बोध से बंधे होते हैं। अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में अलग अलग दायित्व बोध से बंधे होते हैं। लेकिन जनता पार्टी जब जो दायित्व देती है उसका निर्वहन किया जाता है। जनता सही व्यक्ति के हाथों में बागडोर देना चाहती है, क्योंकि फिर 5 साल का इंतजार करना नहीं चाहती। तो ऐसे में क्या लगता है, आप दिल से जानते हैं अपनी जन्मभूमि को? देखिए, मैं आपके नजर में कौन है वो व्यक्ति? मैं सही हूँ ये कहना सही है, लेकिन मैं ही सही हूँ यहीं पे गलत हो जाता है। इच्छा का होना और अहंकार का हो जाना, दोनों में फर्क। लेकिन जनता के लिए कुछ चाहेंगे आप? जनता के लिए तो हम लोग सेवा भाव से लगे हुए हैं। हम लोग तो संघ की शाखाओं से निकल कर आए हैं, जहाँ से यही सिखा है। एनडीए से कितने कैंडिडेट हैं? चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए जनहित न्यूज भारत।